नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 29 जुलाई के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आज के प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आप सभी के लिए हैं। आपको ध्यान में रखना है कि आज के रात 8 बजे से वीकली करंट अफेयर्स के एक्सप्लेन सीरीज में जुड़वा घाटे की समस्या के ऊपर चर्चा किया जाएगा। तो आज रात इसका प्रसारण किया जाएगा और आप सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। इसी तरीके से आप सभी को याद रखना है कि नॉलेज सीरीज में हमारे द्वारा 30 तारीख को मॉर्ले मिंटो सुधारों के ऊपर चर्चा किया जाएगा और इसका प्रसारण जो है रात के 8 बजे से किया जाएगा। इसके अलावा 31 तारीख को भी नॉलेज सीरीज में हमारे द्वारा दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016 के ऊपर चर्चा किया जाएगा, जिसका प्रसारण भी 31 तारीख को रात के 8 बजे से किया जाएगा। तो आप सभी को इस शेड्यूल को ध्यान में रखना है ताकि आप इसका फायदा उठा सकें। आइए अब आज के प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 2 कथन दिए गए हैं। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहां पर पहला कथन है, लोकसभा और राज्यसभा में अध्यक्ष और सभापति के पास किसी भी सदस्य को या तो प्रस्ताव के माध्यम से या स्वयं द्वारा निलंबित करने की शक्ति होती है। तो यहां पर चर्चा की जा रही है सदस्यों के निलंबन को लेकर के, जो कि लोकसभा और राज्यसभा में अध्यक्ष और सभापति के द्वारा किया जाता है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के जो नियम हैं उन नियमों में नियम 374 और 374 ए अध्यक्ष को ये पावर देते हैं कि वे किसी भी सदस्य को जो कि अवस्था फैला रहा है लोकसभा में, उसे या तो प्रस्ताव के माध्यम से या फिर स्वयं द्वारा निलंबित कर सकते हैं। तो अगर कोई सदस्य स्पीकर की बातों को नहीं मान रहा है या फिर सदन के अंदर कामकाज में कोई भी परेशानी या बाधा डाल रहा है, तो यहां पर जो है इन नियमों के तहत अध्यक्ष के द्वारा प्रस्ताव के माध्यम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर खुद से भी उस सांसद को निलंबित किया जा सकता है। लेकिन अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में भी निलंबन को लेकर के नियम है और वो नियम है नियम 256। लेकिन यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि राज्यसभा में लोकसभा के विपरीत राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके पास किसी भी सदस्य को निलंबित करने का शक्ति नहीं होता है, यानी कि वह स्वयं किसी व्यक्ति को निलंबित नहीं कर सकते हैं। यहां पर जो नियम 256 है उसका जो दूसरा भाग है वो ये कहता है कि अगर राज्यसभा के सभापति को ये लगता है कि कोई सदस्य उनकी बातों को नहीं मान रहा है या फिर सदन के अंदर अव्यवस्था फैला रहा है, नारेबाजी कर रहा है, तो यहां पर राज्यसभा के जो सभापति हैं वह जो है उस व्यक्ति को निलंबित करने के लिए प्रस्ताव ला सकते हैं और प्रस्ताव के माध्यम से ही उस सदस्य को निलंबित किया जा सकता है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो राज्यसभा के सभापति हैं वह केवल एक प्रस्ताव के माध्यम से ही किसी सदस्य को निलंबित कर सकते हैं। खुद से जो है अपने डिसीजन से जो है वह किसी को निलंबित नहीं कर सकते हैं, जबकि स्पीकर के पास ये दोनों शक्तियां मौजूद होती हैं। यानी कि यहां पर जो पहला कथन है वह गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार संसदीय कार्यवाही पर न्यायालय के समक्ष प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। तो यहां पर ये जो अनुच्छेद है वो गलत दिया हुआ है। यहां पर अनुच्छेद है 122 ना कि 124, यानी कि यहां पर दूसरा कथन भी गलत है और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इससे जुड़ा हुआ न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसको कि आपको ध्यान से पढ़ लेना है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी पहल अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण और उत्थान से संबंधित है। और यहां पर आपको 5 योजनाओं के नाम दिए गए हैं। पहला है हमारी धरोहर, दूसरा है नई मंजिल, तीसरा है नई उड़ान, चौथा है नया सवेरा और पांचवा है उस्ताद। अगर हम इन सभी योजनाओं को देखें
तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वह नई रोशनी हो, नई मंजिल हो या फिर उस्ताद हो, नया सवेरा हो, नई उड़ान हो, ये सभी के सभी ऐसे कार्यक्रम हैं जिन्हें जो है अल्पसंख्यकों के लिए बनाया गया है। यानी कि यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर जिन योजनाओं की चर्चा की जा रही है वे सभी के सभी अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण और उत्थान से संबंधित हैं और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां पर सारे के सारे जो कार्यक्रम हैं वह अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण और उत्थान से संबंधित हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इन सभी के बारे में चर्चा पीआईबी के एक लेख में किया गया है जिसको कि आपको ध्यान से पढ़ लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है समुद्रयान मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। यहां पर पहला कथन है यह भारत का पहला मानवयुक्त महासागरीय मिशन है। तो यहां पर यह कथन पूरी तरीके से सही है। अगर हम समुद्रयान मिशन की बात करें तो इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज है वो कल के पीआईबी में आया है और जब आप इसको पढ़ेंगे तो यहां पर इन सभी बातों की चर्चा की गई है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है इस मिशन का लक्ष्य गहरे समुद्र में अन्वेषण और दुर्लभ खनिज खनन हेतु मानव दल को पनडुब्बी यान द्वारा गहरे समुद्र में भेजना है। तो यही जो है समुद्रयान मिशन का जो है मुख्य लक्ष्य है जिसकी चर्चा पीआईबी के इस लेख में किया गया है। यहां पर यह कहा गया है कि जो समुद्रयान मिशन है उसमें हम एक ऐसे पनडुब्बी यान को बना रहे हैं जो कि कम से कम 3 व्यक्तियों को लेकर के समुद्र के अंदर 6000 मीटर की गहराई तक जा पाएगा। यानी कि यहां पर जो दूसरा कथन है वो भी पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है यह 3 व्यक्तियों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाएगा, जिसकी चर्चा मैंने आपसे अभी अभी की। यानी कि यहां पर तीनों के तीनों कथन सही हैं समुद्रयान मिशन को लेकर के, और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहां पर आपसे पूछा जा रहा था कि तीनों में से कौन सा कथन गलत है, लेकिन यहां पर तीनों के तीनों कथन क्या है, सही हैं, और इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इस न्यूज को भी आपको पढ़ लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है यहां पर समुद्रयान से जुड़ा हुआ दिया गया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है प्रश्न में संबंधित देश कौन सा है। तो यहां पर जो पहला कथन है उसमें यह कहा गया है कि यह क्षेत्र अकाबा की खाड़ी से घिरा हुआ है। तो हम इसे अगर मैप में देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा यह है गल्फ ऑफ अकाबा और यहां पर है इजिप्ट, लेकिन यहां पर सऊदी अरेबिया भी है। तो आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन कह रहा है तिरान जल डमरू मध्य 2 जल निकायों को जोड़ता है। तो यहां पर अगर आप देखें तो यह है तिरान जल डमरू मध्य, और अगर हम तीसरे कथन को देखते हैं तो उसमें यह कहा गया है कि इसकी तट रेखा भूमध्य सागर और लाल सागर को छूती है। तो यहां पर जो तीसरा कथन है वो काफी कुछ यहां पर क्लियर करता है। यहां पर आप देख सकते हैं इजिप्ट को, जिसकी एक सीमा जो है मेडिटेरियन सी को छूती है और दूसरा जो है रेड सी को। यानी कि यहां पर जो है इजिप्ट की चर्चा की जा रही है, और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिस्र। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मिस्र। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं जो कि 2022 से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित में से कौन सी झील सूखकर मरुस्थल में बदल गई, और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप सभी को पता होगा कि जो लेक फागुबिन है वह जो है सूख गया और सूख करके मरुस्थल में बदल गया, जो कि पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। आप इसे जो है मैप में भी देख सकते हैं। यानी कि यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फागुबिन झील। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, और आज का तथ्य है क्रिप्टो जैकिंग। और यहां पर इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज है वो द इंडियन एक्सप्रेस में आया है, जिसको कि आपको ध्यान से पढ़ लेना है।
यहाँ पर चर्चा की गई है कि आखिर ये क्रिप्टो जैकिंग क्या होता है। तो क्रिप्टो जैकिंग एक साइबर हमला है जिसमें एक कंप्यूटिंग डिवाइस को हमलावर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है और उसके माध्यम से जो है फिर इसके संसाधनों का उपयोग करके अवैध रूप से क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग की जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई ऐसे वेबसाइट पर जाते हैं और गलती से उसे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर ऐसे प्रोग्राम को इन लोगों के द्वारा जो है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया जाता है और इनके द्वारा जो है आपके पूरे कंप्यूटर को हैक करके जो आपकी क्रिप्टो करेंसी माइनिंग है उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी आप किसी असुरक्षित लिंक का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर जो है आपका जो डिवाइस है वो संक्रमित हो सकता है, जिसका फायदा जो है क्रिप्टो जैकिंग करने वाले उठाते हैं। और यहाँ पर इसको लेकर के एक रिपोर्ट भी जारी किया गया है और यह रिपोर्ट यूएस आधारित साइबर सुरक्षा फर्म सोनिक वाल के द्वारा रिलीज किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले साल के मुकाबले जो क्रिप्टो जैकिंग है उसकी जो संख्याएं हैं उनमें जो है लगभग 30% की बढ़ोतरी हुई है। तो क्रिप्टो करेंसी फेमस भी हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग भी फेमस हो रहा है और इसीलिए जो हैकर्स हैं उनकी नज़र जो है अब क्रिप्टो करेंसी पर पड़ गई है। तो यहाँ पर ये जो अपराध हैं इसे नाम दिया गया है क्रिप्टो जैकिंग का। तो पूरे न्यूज़ को आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप लोग जरूर रिवाइज करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।